हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 मई से 31 मई 2021 तक के संपूर्ण एक महीने का करेंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएफ प्री का हो, चाहे एफएससी सीजीएल हो, चाहे एफएससी सीएचएफएल हो, या एफएससी मल्टीटास्किंग हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, आरपीएफ हो और ग्रुप डी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एफआई हो, यूपी एफआई हो, यूपी ट्रिपल एफई हो और पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो स्टेट लेवल का वन डे, वो सभी एग्जाम के करंट अफेयर्स का जो सेशन है सब कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ 1000 से भी ज़्यादा यूट्यूब में पहली बार हम स्टैटिक जी के कवर करने वाले हैं इसी सेशन में। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि आज का यह सेशन आपको बेहद पसंद आएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि संगठन द्वारा किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया है उनके शानदार सार्वजनिक जीवन के लिए। अगला जो बात करें दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में, तो इनको 2020 का जो शहीद गौरव सम्मान होता है उससे भी नवाजा गया है। और अगला जो बात करें, वर्तमान में ये पहले एचडीआई मिनिस्टर थे, लेकिन अब एचडीआई मिनिस्टर का नाम बदल करके, मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है दोस्तों। तो वर्तमान में रमेश पोखरियाल जो निशंक जी हैं वो वर्तमान में सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है दोस्तों वो लोकसभा सदस्य हैं। कहाँ पे? हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। अगला जो बात करें दोस्तों कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ही 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई गई थी, उसको किसने पेश किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ही पेश किया है। अगला जो बात करें दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हो जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फर्स्ट टाइम लाई गई थी वो 1968 में लाई गई थी, और तब पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लाई गई थी। और यह किस समिति के सिफारिश पर लाई गई थी? पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कोठारी आयोग की समिति के सिफारिश पर लाई गई थी। अगला जो बात करें दोस्तों, दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी वो 1986 में लाई गई थी, और पीएम किसके कार्यकाल में? राजीव गांधी जी के कार्यकाल में लाई गई थी। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरे में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, और साथ ही साथ जीडीपी का 3% खर्च करने के लिए कहा गया था। अगला जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी दोस्तों वो 1986 वाली जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसी में संशोधन करके लाया गया था 1992 में। और किस पीएम के कार्यकाल में लाया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लाया गया था। अगला जो ये तीसरी नंबर की लाई गई है, यदि संशोधन वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं तो तीसरे नंबर की होगी दोस्तों 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसको किसने पेश किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पेश किया है पीएम मोदी जी के कार्यकाल में। इसका जो मसौदा तैयार किया गया था तो 2019 में ही तैयार कर लिया गया था दोस्तों। और ये किस समिति की सिफारिश पर लाई गई है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है, और इसमें जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए कहा गया है। अगला जो बात करें दोस्तों 2020 के न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो इसमें 10+2 की जगह कौन सा मॉडल अपनाया गया है? 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। अब ये कौन सा मॉडल होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 5+3+4, तो इसमें 5 का मतलब होता है दोस्तों फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, और क्लास नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। इन बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा, और ये क्या कहलाता है? फाउंडेशन स्टेज। अगला जो है दोस्तों 3 जो है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें कवर किए जाएंगे कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे, और एज जो ग्रुप होगा एज
तो वो होगा 8 से 11 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। अगला जो थर्ड नंबर का 3 है दोस्तों, इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज, इसमें जो बच्चे कवर किए जाएंगे वो 11 से 14 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, और क्लास 6 से 8 तक के बच्चे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी कक्षा 6 से ही बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा। और जो लास्ट वाला है दोस्तों 4 है, तो 4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, क्लास 9 से 12 तक के। तो ये था दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद जरूर रखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन से कम 20 से 30 क्वेश्चन बना लिए हैं स्टैटिक के तौर पर। वो कैसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में आपको आपके ऐसे पूछेगा कि पहली बार नई शिक्षा नीति जो लाई गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो कब लाई गई थी? 1968 में। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पीएम के कार्यकाल में लाई गई थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। पहली बार जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी वो किसके कार्यकाल में लाई गई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति में शुरू किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति में। और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च करने के लिए कहा गया है? तो 6%। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हमने 20 से 25 क्वेश्चन तो कवर कर लिए एक क्वेश्चन से। तो इसी प्रकार हम 1000 स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो जो कि अपने आप में बहुत है और यूट्यूब में पहली बार है। जी हाँ दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है दूसरे नंबर का। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से वस्तुतः भाग कौन लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रहलाद सिंह जो हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, इन्होंने ही भाग लिया है। अगला जो बात करें दोस्तों G20 के बारे में, तो G20 का जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 होता है। ग्रुप ऑफ 20 मतलब इसमें जो सदस्य देश हैं वो 19 देश का एक समूह है, और इसमें एक जो संगठन है वो है यूरोपियन यूनियन, और इन दोनों को मिला करके 20 बनते हैं। अगला जो बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्या भारत इसका सदस्य या मेंबर है? तो जी हाँ, भारत इसका मेंबर है। आइए जान लेते हैं इसके 19 मेंबर कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड जो है अर्जेंटीना, थर्ड जो है वो है ब्राज़ील, एंड फोर्थ जो है चौथे नंबर का वो है कनाडा, और 5वें नंबर का है जो चाइना, और जो छठा सदस्य देश है इसका वो है फ्रांस, और 7वां जो है वो है जर्मनी, 8वां जो है वो है अपना देश इंडिया, 9वां जो है वो है इंडोनेशिया, 10वां जो है वो है इटली, 11वां जो है वो है जापान, 12वां जो देश है वो है मैक्सिको, 13वां जो देश है वो है रफिया, और 14th नंबर का जो है वो सऊदी अरेबिया है, और 15वां जो देश है वो है साउथ कोरिया, और 16वां जो देश है वो है साउथ अफ्रीका, और 17वां जो देश है दोस्तों वो है टर्की, 18वां देश है जो वो है यूके, और 19वां जो देश है वो है यूएसए। तो ये 19 देश है दोस्तों। अब 19 to 38 मतलब इसके हम यदि कैपिटल और करेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जान लेते हैं, तो हमारे 38 क्वेश्चन तो यहाँ पे बन जाएंगे, कवर हो जाएंगे स्टैटिक के तौर पर। तो चलिए जान लेते हैं इनके कैपिटल और करेंसी। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो है कैनबरा, और यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी चलती है। अगला जो है अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स, और यहाँ जो चलती है पीफो चलती है। और अगला जो है वो है ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है, यहाँ चलता है रियाल करेंसी। अगला जो है चाइना की जो राजधानी है दोस्तों वो बीजिंग है, और यहाँ 2 करेंसियाँ चलती है, एक तो रेनमिनबी चलती है और एक चलती है युआन। अगला जो है कनाडा की जो राजधानी है दोस्तों वो है ओटावा, और यहाँ जो चलती है कनाडियन डॉलर चलती है। अगला जो बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, और यहाँ क्या चलती है? यूरो चलती है। जर्मनी की राजधानी देखें तो बर्लिन है, यहाँ भी क्या चलती है? यूरो। इंडिया की आपको पता ही है, इंडिया की नई दिल्ली राजधानी है, और रुपया यहाँ की करेंसी चलती है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता।
जकार्ता, और यहाँ भी रुपया चलती है इंडोनेशिया में। अगला जो आता है इंडोनेशिया के बाद आता है इटली। इटली की जो राजधानी है वो रोम है, और यहाँ भी यूरो चलती है इटली में। अगला जो बात करें जापान, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, और यहाँ जो करेंसी चलती है दोस्तों वो एन चलती है। मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है, यहाँ पेफो जो चलती है, करेंसी चलती है। अगला जो है रफिया, रूस की जो राजधानी है वो मास्को है दोस्तों, और यहाँ रफियन रूबेल चलती है करेंसी। अगला जो बात करें कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं दोस्तों, एक तो है बल्मोफेंट, दूसरा जो है प्रिटोरिया, और तीसरा है केप टाउन। ये 3 राजधानियां साउथ अफ्रीका की, और इसकी जो करेंसी चलती है वो रेंट चलती है। अगला जो बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, और यहाँ जो चलती है वान करेंसी चलती है। अगला जो बात करें सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ की जो राजधानी है रियाद है, और यहाँ रियाल चलती है। फिर आता है टर्की, टर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, और यहाँ टर्किश लीरा करेंसी चलती है। यूके की बात करें तो यहाँ की राजधानी लंदन है, और यहाँ की करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। और यूएफए की आपको पता ही कि यहाँ की वाशिंगटन डीसी है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यहाँ की करेंसी जो चलती है यूएफए डॉलर चलती है। तो 38 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे स्टैटिक के तौर पर कवर हो गए दोस्तों। और अगला जो हमारा संगठन है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये 20वां है G20 का, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1 नवंबर 1993 को की गई थी। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और हाल ही में इसके जो सदस्य 27 है, ब्रिटेन इसे एग्जिट करना चाहता था। अगला जो बात करें दोस्तों G20 समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि G20 समिट कहाँ हुआ, पहला कहाँ हुआ, पिछला कहाँ हुआ 2020 का, 2024 का कहाँ होगा, ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो 2008 के बाद इसकी स्थापना तो हालांकि 1999 में कर दी गई थी, लेकिन इसने G20 ने अपना एजेंडा विस्तार किया 2008 में, और 2008 में ही इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ G20 का वो हुआ था यूएफए में, और इसकी अध्यक्षता जिसने की थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वहां के राष्ट्रपति। अगला जो बात करें दोस्तों, जो 14 नंबर का हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, वो हुआ था ओसाका जापान में, और उस समय जापान के पीएम थे शिंजो आबे। हालांकि वर्तमान में जो पीएम हैं जापान के वो योशिहिदे सुगा करके हैं, और पहले जो पीएम थे वो शिंजो आबे थे, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। 15 नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2020 में, वो हुआ था दोस्तों सऊदी अरब में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वहाँ के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। अगला जो बात करें 16 नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन इसी साल 2021 में हुआ है, वो हुआ है दोस्तों, ये कहाँ हुआ है, इटली में, और मारियो द्रांगी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला जो है 17 नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया जाएगा, और पीएम जो है वहां के जोको विडोडो जो करेंगे इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब आता है 18 नंबर 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस पे एमपी डाल देता हूं कि जो 18 नंबर का G20 शिखर सम्मेलन होगा 2023 में दोस्तों, वो कहीं और नहीं अपने ही देश भारत में होने जा रहा है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगला जो है 19 नंबर का 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन वो ब्राजील में होगा, और जेयर बोल्सोनारो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये था दोस्तों G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और काफी क्वेश्चन हमने इसे स्टैटिक के कवर कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों यह जो अंकुर योजना की शुरुआत की गई है यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अंकुर योजना क्या है दोस्तों, इसमें जो मध्य प्रदेश का नागरिक सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाएगा उसको एक पुरस्कार है प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए प्रोसेस क्या करनी पड़ती है दोस्तों, आपको सबसे पहले वायुदूत नाम का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और जैसे ही रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो जैसे ही आप एक पेड़ का रोपण करते हैं तो उसका एक पिक अपलोड करना पड़ेगा इस ऐप पे, और देन उस जो रोपण वाला पौधा है उसकी देखभाल कितने दिन तक करनी पड़ेगी, 30 दिन तक करनी पड़ेगी, और 30 दिन बाद पुनः इसका जो एक पिक है अपलोड करना पड़ेगा वायुदूत
विद्युत ऐप्स पर। फिर ये क्या करेंगे, जिला अधिकारियों द्वारा इसका जांच की जाएगी और जो सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएगा उसको जिला अधिकारियों द्वारा चयन कर लिया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक प्राणवायु नाम का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है अंकुर योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं कि इसका जो DLR नंबर होता है वो होता है दोस्तों 522911। 522911 यहाँ डिस्ट्रिक्ट 52 है, 29 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। विधानमंडल जो है यहाँ का एक सदनी, मतलब यहाँ विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा बस है और 230 सीटें हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही बनाया जाता है एक फेमस समारोह, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह जो कि हाल ही में बनाया गया था, जनवरी में बनाया जाता है और इस साल का जो तानसेन पुरस्कार जो दिया गया है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है और ये कहाँ बनाया जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में ही बनाया जाता है एक लोक रंग महोत्सव। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाई जाती है जिसे सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो बात करें कि अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव, ये मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ टेम्पल के रूप में जाना जाने वाला फेयर उज्जैन में बनाया जाता है दोस्तों। और उज्जैन कहाँ स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ 12 वर्षों में फिंगफ्त का आयोजन किया जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो कुछ साइट हैं यूनेस्को की धरोहर में शामिल किए गए हैं, उनमें से जो पहली बार शामिल किया गया था 1986 में खजुराहो की जैन मंदिर को शामिल किया गया था, खजुराहो के मंदिरों को, और ये किस जिले में है, छतरपुर जिले में है मध्य प्रदेश के। अगला जो बात करें दोस्तों, 1989 में यहाँ का ही स्थित है एक सांची स्तूप को भी शामिल किया गया था और ये कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है। 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और जो 2003 में बात करें कि भीमबेटका की गुफाओं को भी, जो रायसेन में स्थित है, इनको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों हाल ही में 2020 दिसंबर में 2 और स्थलों को शामिल किया गया है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। पहला जो था ग्वालियर और दूसरा जो था ओरछा के किलों को भी शामिल किया गया था यूनेस्को के अस्थायी सूची में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे ये बन जाता है कि हाल ही में मई 2021 में ही मध्य प्रदेश के 2 और स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। उनमें से एक जो है जबलपुर में स्थित एक है बेड़ा घाट जो कि लेमटा घाट जाना जाता है, जिसे भारत के कैन्यन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, डायनासोर के कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और इसलिए इसे यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो दूसरा शामिल किया गया है वो किया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की लोकेशन, तो अपने इंडिया की मैप पे देखें, इंडिया के मैप पे तो कुछ यहाँ पास होता है MP, जो इसकी उत्तरी सीमा लगती है वो यूपी के साथ लगती है। इसकी जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ, इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है, इसकी पश्चिमी सीमा लगती है गुजरात के साथ, और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा लगती है वो राजस्थान, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा करती है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के CM हैं दोस्तों, CM वो हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो है वर्तमान में वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिनके पास एडिशनल चार्ज भी है, यूपी के भी ये गवर्नर हैं। अगला जो बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फाफिल, सतपुड़ा जैसे नेशनल पार्क। नौरादेही अभयारण्य यहीं स्थित है और कौन सा राला मंडल अभयारण्य भी यहीं स्थित है। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत का जो पहला ई-बेस्ड क्लिनिक खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, वो भोपाल में खोला गया है। अगला जो बात करें जो इंदौर था वो भी स्वच्छ शहर भारत का सबसे था। अगला जो बात करें कि मध्य प्रदेश में एशिया का सिंगल सोलर सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट लगाया गया है, कहाँ, रीवा में लगाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वस्तुतः वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और अगला जो देखें वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वो ओमकारेश्वर
ओम कार्यफट डैम में बनाया जा रहा है दोस्तों। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है और ये कहाँ बनाया जा रहा है? खंडवा जिले के नर्मदा नदी में बनाया जा रहा है। ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एमपी के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। हम स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें लक्ष्य यह है कि 1000 प्लस स्टैटिक जीके हमें कवर करनी है, जो कि यूट्यूब में पहली बार होगा किसी भी वीडियो में। करंट अफेयर्स के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 4th नंबर का। G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविशंकर प्रसाद जी ने, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है G7 के डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है पटना है। अगला जो बात करें दोस्तों G7 क्या है दोस्तों? G7 तो ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाली कंट्री का समूह है दोस्तों, समूह है। और बात करें इसकी जो स्थापना की गई थी या पहला जो शिखर सम्मेलन किया गया था इसका 1975 में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। अगला जो बात करें हाल ही में जो इसकी समिट हुई है 2021 की हुई है दोस्तों। हालांकि 2020 में जो 46वें नंबर की समिट थी वो यूएसए में की गई थी, लेकिन इसे कोविड पेंडेमिक के कारण कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन 2021 की जो G7 समिट हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021 का, वो हुआ है यूके में। और ये किस नंबर की थी? 47वें नंबर की थी दोस्तों। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो बोरिस जॉनसन यूके के पीएम ने किया था। और यूके के पीएम ने 4 देशों को आमंत्रित किया था, उसमें से अपना देश भी था। कौन? इंडिया भी था। और एक कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और एक कौन था? साउथ अफ्रीका। और एक कौन था? साउथ कोरिया। अब पूछा जाए कि G7 का क्या मेंबर है भारत? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, G7 का मेंबर अपना देश नहीं है। लेकिन इसको बोरिस जॉनसन जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी ने G7 जो 2021 का था आउटरीच फर्स्ट को भी संबोधित किया था। वन नेशन का भी एक अभियान दिया था उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला जो बात करें जो 2022 का होगा दोस्तों, 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 48 नंबर का, वो होगा जर्मनी में। और जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मार्केल इसकी अध्यक्षता करेंगे। और 49 नंबर का जो होगा 2023 में दोस्तों वो होगा G7 का शिखर सम्मेलन। वो कहाँ होगा? जापान में होगा। और योशिहिदे सुगा जो हैं यहाँ के पीएम इसकी अध्यक्षता करेंगे। और 15th नंबर का जो होगा वो होगा 2024 पे। और ये कहाँ होगा? इटली में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो बात करें कि G7 में कितने मेंबर हैं, तो 7 कंट्री हैं इसके सदस्य देश और एक है यूरोपियन यूनियन। अगला जो बात करें 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला जो आ जाता है कनाडा इसका मेंबर है। फिर दूसरा जो आ जाता है चाइना नहीं है, फ्रांस इसका मेंबर है, जर्मनी इसका भी मेंबर है। अगला जो बात करें 3 हो गए और चौथा जो है वो जापान है। फिर पांचवा जो है इंडिया है। फिर छठा जो है इंडिया नहीं है, इटली है। भारत इसका सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है यूके है और यूएफए है। कितने हो गए? 3 हो गए दोस्तों। और एक जो है यूरोपियन यूनियन है। इनकी करेंसी और कैपिटल के बारे में हमने G20 में पढ़ लिया है। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में वातावरण से CO2 गैस को हटाने के लिए $200 मिलियन का रिफंड फंड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल कंपनी ने। जो वायुमंडल में CO2 है उसको प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को वहाँ से वायुमंडल से CO2 गैस को हटाने के लिए $200 मिलियन की फंडिंग की है। किसने? एप्पल ने। अगला जो बात करें एप्पल के बारे में जान ले दोस्तों, तो एप्पल की जो स्थापना की गई थी 1976 में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे टिम कुक और स्टीव जॉब्स और एक थे रोनाल्ड बेफ। अगला जो बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो है टिम कुक। तो ये था 5th नंबर का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है 6th नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में किस पहली भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनीता गुप्ता
ऐसी पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं जिनको अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला जो बात करें दोस्तों, इसका जो सबसे लार्जेस्ट शहर है वो है न्यूयॉर्क। और इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों अमेरिका के, वो 46 नंबर के हैं। कौन है? जॉय बिडेन बने हैं, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो हराया था, वो हराए थे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप से ही हमारे भारत ने एक साझा किया था, समझौता किया था रोमियो हेलीकॉप्टर की, जो कि जुलाई में आने वाली है। कहाँ से? यूएसए में 24 रोमियो हेलीकॉप्टर। अगला जो बात करें दोस्तों, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय मूल की ही हैं, 49वें नंबर की कमला हैरिस। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जैसे अपने इंडिया में, मेरे भारत में, जैसे कि अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। वैसे ही यूएसए में ही अपर हाउस को क्या बोला जाता है दोस्तों? अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है। सीनेट, जिसमें 100 सीटें होती हैं, मेजोरिटी के लिए 51 सीटें चाहिए होती हैं। और उसी प्रकार जैसे अपने यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में लोअर हाउस को कहते हैं दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो सीटें होती हैं 435 सीटें होती हैं, मेजोरिटी के लिए 218 सीटें चाहिए होती हैं। और बात करें इसमें 6 जो सीटें होती हैं नॉन वोटिंग होती हैं। अगला जो बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में ही, तो अपने इंडिया और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उनके नाम जान लेते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज होती है वो होती है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच में होती है। दूसरा जो होता है कोप इंडिया युद्धाभ्यास। तीसरा जो होता है वो होता है युद्धाभ्यास का नाम का ही। और एक होता है मालाबार। ये 3 देशों के बीच में होता है दोस्तों, इंडिया, जापान और यूएसए की सेना के बीच में। और एक होता है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अमेरिका के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, हाल ही में नासा के किस रोवर ने मार्कफी उपकरण की सहायता से पहली बार मंगल ग्रह पर 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस रोवर का जो नाम है परसिवियरेंस रोवर है। जी हाँ दोस्तों, ये मंगल ग्रह पर पहली बार गया है नासा का, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसने ही मार्कफी उपकरण की सहायता से रोवर भेजा था परसिवियरेंस। और ये रोवर मार्कफी उपकरण का उपयोग करके मंगल ग्रह पर, जैसा कि आपको पता है मंगल ग्रह पर 95% CO2 गैस पाई जाती है। और इसी CO2 गैस से परसिवियरेंस रोवर ने मार्कफी उपकरण का प्रयोग करके 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है, जो कि यह, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर है तो ये 5 ग्राम ऑक्सीजन से कितने टाइम तक जीवित रह सकता है? लगभग 10 मिनट तक सांस ले सकता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा भेजा गया था। तो नासा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नासा का जो फुल फॉर्म होता है, नासा का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों। और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला जो बात करें, इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में वो है बिल नेल्सन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर। अगला जो बात करें, ये किस ग्रह पे भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो मंगल ग्रह के बारे में बात करें दोस्तों, तो अपना यहाँ पास है सूर्य, और सूर्य का चौथा सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है मंगल ग्रह है। तो सूर्य के जो सबसे पास है वो बुध ग्रह है। फिर उसके बाद है बुध के बाद आता है शुक्र आता है। फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल,
मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है फनी, और फनी के बाद आता है अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण। प्लूटो को तो हटा दिया गया है। तो 4 के फफे जो पाफ ग्रह है वो बुध है, और चौथा जो पाफ ग्रह है वो मंगल है। तो मंगल देख सकते हैं दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला जो बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत है ओलंपस ओलंपिया, ये इसी में स्थित है मंगल ग्रह पर, और ये माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, 3 गुना बड़ा है दोस्तों ये ओलंपस ओलंपिया, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत। अगला जो बात करें दोस्तों कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये धातु और पत्थर से बने होते हैं। और ये जो बृहस्पति, फनी, अरुण, वरुण हैं, इन ग्रहों को गैसी ग्रह भी कहा जाता है। अगला जो बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके, क्षुद्र जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, हाल ही में भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का निधन हो गया है? तो ये फोली फोराबजी जी का निधन हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही 9 नंबर का, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने सोयाबीन के उपज और कीट प्रतिरोधी किस्म की खोज की है। तो इसका जो राइट है वो आंसर हो जाएगा, भारतीय वैज्ञानिकों ने MACF 1407 सोयाबीन उच्च उपज कीट प्रतिरोधी किस्म की खोज की है। और आपको पता ही है कि ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला जो है 10 नंबर का, वो है हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की GDP 11.8% से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये कर दी है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 10.2%, 12.5% है दोस्तों। ये IMF ने फोरकास्ट की थी भारत की GDP। IMF की बात करें तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी स्थापना कहाँ, USA में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो बात करें इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 189 हैं दोस्तों। इसके जो महानिदेशक हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। अगला जो बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो इसके जो सदस्य देश हैं 189 देश हैं, तो इनको यह ऋण प्रदान करता है सदस्य देशों को। अगला जो बात करें कि 10.5% ये RBI ने फोरकास्ट की थी। RBI का जो ये हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो गवर्नर है दोस्तों वो शक्तिकांत दास है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का, 11th नंबर का क्वेश्चन है गाइस कि हाल ही में चर्चित अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में स्थित है दोस्तों। इजराइल के यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। हाल ही में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इजराइल से। तो इजराइल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इजराइल ये जो है एशिया के, पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसके जो उत्तर में पड़ता है दोस्तों वो लेबनान से सीमा साझा करता है, और इसका जो ईस्ट वाला सीमा साझा करता है वो जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है। इसका जो साउथ वाला सीमा साझा करता है वो इजिप्ट के साथ सीमा साझा करता है, मिस्र के साथ। और ये इसकी जो इजराइल की पश्चिमी सीमा लगती है वो किससे लगती है? फिलिस्तीन या गाजा स्ट्रिप से लगती है। इसका जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा लगती है वो मेडिटेरियन सी, और इसका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो सीमा लगती है वो सीरिया के साथ लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों इजराइल के बारे में ही, तो इजराइल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने इफाक हारजोंग 11वें नंबर के, और यहाँ के जो PM हैं वो 13वें नंबर के हैं, वो बने नप्ताली बेनेट। और ये किस यामीनो पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को हरा दिया है। इनको 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला था, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू को 59 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला था। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले PM हैं, और वो लिकुड पार्टी से हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ की जो राजधानी है इजराइल की वो है यरूशलेम राजधानी है। और
बात करें इजराइल में, तो इजराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिब्रू लैंग्वेज है। ये हिब्रू लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, हिब्रू भाषाएं बोली जाती है वहाँ। तो जैसे हमारी हिंदी है, तो हिंदी को हम देख सकते हैं आप, हम ऐसे लिखते हैं, मतलब बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन इजराइल की जो ये भाषा है हिब्रू को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, मतलब इधर साइड से ऐसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर। अगला जो बात करें दोस्तों, हिब्रू आप याद रखिएगा इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला अरबी भी बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिब्रू। अगला जो बात करें दोस्तों, मोफाद क्या है दोस्तों, ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक एजेंसी को माना जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो महिलाएं हैं दोस्तों, महिलाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य में या मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है, अनिवार्य है यहाँ की महिलाओं को। और यह एकमात्र ऐसा देश है इजराइल जहाँ की महिलाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री में जॉब करनी ही पड़ती है। अगला जो बात करें दोस्तों, इजराइल से हमने एक ड्रोन लिया है। कौन सा ड्रोन लिया है, हेरान ड्रोन एक इजरायली ड्रोन है जिससे भारत ने लिया है। हेरान ड्रोन को किस लिए लिया है दोस्तों, तो जहां जहां सीमा साझा करती है हमारी चीन के साथ, वहां सीमा की निगरानी के लिए यह ड्रोन तैनात किया जाएगा और यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और ये स्वचालित है, मानव रहित है। तो यह ड्रोन किससे खरीदा गया है, हमने 500 करोड़ का एक फंडिंग किया था हमने, और ये इजराइल से हमने खरीदा है। अगला जो बात करें दोस्तों, इजराइल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता व ड्रोन निर्यातक भी है, और इजराइल ने एक राष्ट्रीय योजना भी बनाई है कि 2050 तक ये जो है ग्रीन हाउस को 80% तक कम कर देंगे। और सौर पैनल का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो इजराइल में ही होता है दोस्तों। तो ये था इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगला जो है फिलिस्तीन का जो गाजा है दोस्तों, गाजा एक जो है संगठन है, इसको कई देशों ने आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया है। अगला जो बात करें, फिलिस्तीन की जो राजधानी है वो रामल्ला को भी मानता है और यरूशलेम को ही मानता है, इसी में इनका विवाद है। अगला जो बात करें, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद अब्बास है। अगला जो बात करें, यहाँ न्यू शेकेल चलती है करेंसी और पाउंड भी चलती है, जबकि इजराइल में क्या चलती है, ओनली न्यू शेकेल करेंसी चलती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर का, कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड 2022 में महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी करेगा। आगामी खेल के बारे में देखें दोस्तों, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ओलंपिक्स खेल है। ओलंपिक्स खेल की बात करें तो पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, हमको पहला याद रखना है और पिछला और जो आगामी आने वाले हैं उनको याद रखना है, बीच के याद नहीं रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पहला या आगामी से पूछा जाता है। तो देख लेते हैं ओलंपिक्स। पहला जो ओलंपिक्स खेल खेला गया था वो 1896 में समर ओलंपिक्स हुआ था, यूनान एथेंस में हुआ था। अगला जो बात करें दोस्तों कि 29वां नंबर का जो समर ओलंपिक्स हुआ था वो बीजिंग में हुआ था, और इसमें ही कब हुआ था, ये हुआ था 2008 में। और इसी ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। तो भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता था, व्यक्तिगत मुकाबले में। हालांकि भारत ने इससे पहले हॉकी में तो स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ये संयुक्त रूप से जीता था। 1928 में बात करें, काफी बार 5-6 बार लगातार जीता है हॉकी में स्वर्ण पदक। तो व्यक्तिगत रूप से पहली बार स्वर्ण पदक कौन जीता है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में। अगला जो बात करें दोस्तों कि 2012 का जो 30वां ओलंपिक्स खेल खेला गया था, समर ओलंपिक्स 2012 में, ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। अगला जो बात करें 31वां जो पिछला ओलंपिक्स खेल खेला गया था, ये 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और जो आगामी होने वाला है 32वां ओलंपिक ये होगा 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब इसको कब कर दिया गया, 2021 में। और 2021 में कहाँ किया जाएगा, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, 33वें नंबर का जो ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा, 33वें नंबर का, ये 2024 में समर ओलंपिक्स होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला जो बात करें 34वां नंबर का जो समर ओलंपिक्स होगा वो होगा 2028 में, हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ये लॉस एंजलिस में होगा,
अमेरिका के। अगला जो बात करें दोस्तों, हाल ही में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो 35वें नंबर का ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा। प्रस्ताव तो हालांकि अभी स्वीकृति किए हैं कि 35वां ओलंपिक खेल 2032 में बेम्ब्रियो में किया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों, वेट कीजिएगा थोड़ा। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो है एमसीसीआईए और नाबार्ड ने किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुणे में नाबार्ड और एमसीसीआईए ने मिलकर के भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। पुणे कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ही कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा। तो नाबार्ड की बात करें दोस्तों, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नाबार्ड। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन कह सकते हैं, कौन है? GR गोविंद रजलू चिंताला हैं, और इन्होंने ही भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की उद्घाटन की है। इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला जो बात करें दोस्तों कि नाबार्ड जो है वो भारत का सबसे बड़ा कृषि बैंक भी माना जाता है, जो कि ऋण प्रदान करता है। अगला जो बात करें नाबार्ड का हो गया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का, हाल ही में भारत ने 2023 तक किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण समझौता किया है? तो ये किया है भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ 2023 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण समझौता। अगला जो बात करें दोस्तों, मंगोलिया, तो ये एशिया की एक कंट्री है। मंगोलिया की जो राजधानी होती है वो है उलन बतार, और यहाँ की जो करेंसी चलती है टिग्रिस चलती है। अगला जो बात करें दोस्तों मंगोलिया के बारे में ही, तो मंगोलिया के जो हाल ही में PM बने हैं वो उफान खुरेलफेल करके बने हैं। और मंगोलिया और चाइना के बीच में ही स्थित है गोबी मारूस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मारूस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मारूस्थल कौन सा है? थार। विश्व का सबसे बड़ा मारूस्थल सहारा है। अगला जो बात करें दोस्तों मंगोलिया के बारे में ही, तो मंगोलिया जैसा कि भारत में एक बेहतरीन जो शासक था वो था चंगेज खां। बहुत ही खूंखार था दोस्तों चंगेज खां, और जिसे मंगोलिया में छिंगिस खां के नाम से जाना जाता था। इसने ही मंगोलिया में एक बहुत बड़े मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला जो बात करें दोस्तों 15 नंबर का, वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माय विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने माय विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा, गांव-गांव में जाकर के कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को जागरूक करना और उनको दवाइयों की आपूर्ति करना, ये है माय विलेज कोरोना फ्री विलेज। गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो गुजरात का अपने इंडिया के मैप पे देखते हैं। तो इंडिया के, मैं इसका अधूरा से ही बनाता हूँ। तो इंडिया के मैप में ये यहाँ पास स्थित होता है गुजरात, और इसके जो उत्तर में स्थित होता है, सीमा साझा करता है वो राजस्थान के साथ। पूर्व में इसकी जो सीमा लगती है वो MP के साथ, और दक्षिण में जो इसकी सीमा लगती है वो दादरा नागर हवेली के साथ, और पश्चिम में इसकी सीमा अरब सागर के साथ लगती है। साथ ही एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात ही। 1200 किलोमीटर की समुद्र तट से सीमा लगती है गुजरात की। अगला जो बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में, तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। अगला जो बात करें यहाँ के जो CM है वो है विजय
रूपानी, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो है आचार्य देवव्रत। अगला जो बात करें दोस्तों कि यहाँ के जो सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद में ही भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। और अगला जो बात करें सूरत में, गुजरात का जो सूरत है वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने, ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत में गुजरात के भारत के पहले श्रमिक फेल का उद्घाटन किया है। अगला जो बात करें दोस्तों, अहमदाबाद में ही है एक मोटेरा स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम बदल करके किया गया था सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों, अहमदाबाद में ही भारत का फर्स्ट समुद्री क्लस्टर केंद्र की स्थापना की गई है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा। और यह समुद्री क्लस्टर केंद्र क्या होगा दोस्तों, भारत को समुद्र में स्पर्धा बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों, गुजरात में ही है एक गिर वन नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, और एक जो है वो है मरीन नेशनल पार्क। कहाँ है, गुजरात में ही स्थित है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, गुजरात में ही स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की कहाँ स्थित है, गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। और हाल ही में जो केवड़िया शहर है दोस्तों गुजरात का, जो कि नर्मदापुरम जिले में ही स्थित है, इसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। तो ये था गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो है क्वेश्चन वो है 16 नंबर का, गांव में फैली कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान और कोविड फतेह कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये सेम टू सेम गुजरात में जो माई कोरोना फ्री विलेज के नाम से जो अभियान था उसी के हिसाब से है। गांव-गांव पे जाकर के दवाइयों की आपूर्ति करना, जागरूकता फैलाना, ये पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों पंजाब के बारे में, तो पंजाब के जो सीएम हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बीपी सिंह बदनौर है। यहाँ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और सबसे बड़ा जो शहर है लुधियाना है। पंजाब को कहा जाता है दोस्तों 5 नदियों की भूमि, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ सतलज, झेलम, रावी, ब्यास और चिनाब, ये 5 नदियां आकर के मिलती हैं। अगला जो बात करें, पंजाब ने हाल ही में एक उड़ान योजना की शुरुआत की है। उड़ान योजना क्या है दोस्तों, इसके तहत मासिक स्वस्थ धर्म दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय धर्म दिवस के अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे हर महीने, और लड़कियों को भी दिए जाएंगे। और अगला जो बात करें दोस्तों कि पंजाब का जो अपना 23वां जिला बना है वो बना है मैर कैटुला करके जिला बना है, वो पंजाब का 23वां जिला बना है। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का 2021 में 69वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रिया मेजा ने 2021 के, हालांकि ये 2020 का था लेकिन 2021 में किया गया। 69वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, एड्रिया मेजा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। और ये तीसरी मैक्सिकन गर्ल्स हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दूसरे नंबर पर कौन है, जूलिया गामा है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किए थे भारत की तरफ से वो एडेलिन कैस्टोलिनो ने किया था, और ये 3rd नंबर पर थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत की तरफ से किसने मिस यूनिवर्स ने भाग लिया था, वो लिया था एडेलिन कैस्टोलिनो। जॉर्ज बिनी तुंजी की बात करें दोस्तों तो ये मिस यूनिवर्स 2019 में पहली अश्वेत महिला थी
मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली। अगला जो बात करें दोस्तों मिस यूनिवर्स के बारे में ही, तो मिस यूनिवर्स के जो इसकी स्थापना कब से किया जा रहा है, 1952 से किया जा रहा है। और ये कहाँ किया जाता है, न्यूयॉर्क में किया जाता है। और ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है 18 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ममता बनर्जी किस राज्य के तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बनी है पश्चिम बंगाल के तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनी है। तो पहली जो बार जो ये मुख्यमंत्री बनी थी 2011 से 2016 के लिए, 2016 से 2021 के लिए, और तीसरी बार अब चुनी गई हैं। अब यहाँ पर मेन जो मुद्दा आता है दोस्तों ये वो आता है कि इनका जो चुनाव क्षेत्र था ममता बनर्जी का वो था नंदीग्राम। कौन सा चुनाव क्षेत्र था, नंदीग्राम। अब नंदीग्राम से इनको हार का सामना करना पड़ा है, शुभेंदु अधिकारी से इनको हार का सामना करना पड़ा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या एक सीएम विधानमंडल, मतलब विधानमंडल का मतलब मेरा कहने का मतलब है विधान परिषद और विधानसभा, क्या विधानमंडल का सदस्य रहे बिना भी एक जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारा संविधान का अनुच्छेद जो है 164 समझिएगा दोस्तों, वो किससे संबंधित है, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अब देखिए मैं इसको बताता हूं, अनुच्छेद जो 164 है हमारे संविधान में, ये क्या कहता है कि इसका जो 164 एक कहता है, ये कहता है कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेगा। और 164 का पॉइंट नंबर जो 2 कहता है वो कहता है कि जो मंत्री होंगे और अन्य मंत्री होंगे जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला जो बात करें 164 का 3 पॉइंट कहता है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अगला जो बात करें कि नहीं, इसमें 3rd नंबर पर है कि शपथ से दिए, मतलब मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को। नियुक्ति तो फर्स्ट में था। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर आप समझिएगा कि 164 अनुच्छेद 164 का 4 पॉइंट कहता है कि यदि कोई मंत्री विधानमंडल मतलब क्या हो जाएगा, जहां विधान परिषद है और विधानसभा, मतलब विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है और वो मंत्री भी है, तो क्या होगा 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उस मंत्री को या तो विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी या कि विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेगा तभी वह आगे समय तक के लिए मंत्री बन सकता है, नहीं तो यदि सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी मंत्री जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ममता बनर्जी के साथ हुआ है। वो तो नंदीग्राम से तो हार गई हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी 6 महीने तक। लेकिन अगर जो 6 महीने के अंदर ये ममता बनर्जी जो हैं विधान परिषद और विधानसभा में से किसी एक में से सदस्यता नहीं लेती हैं तो इनकी जो मंत्री हो जाएगी सीएम की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और ये सीएम नहीं बन पाएंगी। लेकिन हालांकि ये ले लेंगी विधानसभा का सदस्य, कोई भी चुनाव क्षेत्र से लड़ना पड़ेगा इनको और जीत जाएंगी तो ये सीएम बन जाएंगी। और नहीं जीती है 6 महीने तक ही ये कार्यकाल, 6 महीने के अंदर इनको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये मेन पॉइंट आता है कि हार के बाद भी ममता बनर्जी सीएम बनी हुई है, 6 महीने के लिए बनी हुई है, 6 महीने के अंदर इनको करना पड़ेगा। और 164 का जो 5th नंबर का पॉइंट कहता है, ये कहता है मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अगला जो बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। यहाँ के जो सीएम है वो तृणमूल कांग्रेस की ही है ममता बनर्जी। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है हाल ही में 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल ने 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। राफेल नडाल कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और इन्होंने किसको हरा करके जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता है। अगला जो बात करें रोजर फेडरर की ऑप्शन में है, तो रोजर फेडरर दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ओपन से नाम अपना वापस ले लिए थे और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार से आयोजित किया जाता है दोस्तों, इनका क्रम पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम पे साल के प्रथम महीने में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे फ्रेंच ओपन,
तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन और चौथा जो होता है यूएफए ओपन। तो इनका क्रम पूछा जाता है। पहले कौन सा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, कब होता है जनवरी में आयोजित किया जाता है, साल के पहले महीने में। फ्रेंच ओपन मई जून में आयोजित किया जाता है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन है, लगभग 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कब खेला जाता है, जून जुलाई में होता है। और ये अगस्त सितंबर में यूएफए सबसे लास्ट में होता है और दिसंबर में भी किया जा सकता है। अगला जो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है दोस्तों। और फ्रेंच ओपन जो होता है ये किस में खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, मिट्टी में खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो खेला जाता है दोस्तों ये किस में खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में, पीसीएफ एग्जाम में क्या करेगा आपको ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएफए ओपन दे देगा। ये चारों दे देंगे और एक टाइप लिख देगा हार्ड कोड, एक जगह लिख देगा क्ले कोड और एक जगह लिख देगा हार्ड कोड। अब इनका मिलान करने के लिए दे देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। और यूएफए ओपन किस में खेला जाता है, हार्ड कोड में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बन जाता है वो बन जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और 2021 में ही जो महिला एकल का खिताब जीता है वो नाओमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया था पहली बार। और नाओमी ओसाका को ही लॉरियफ 2021 का लॉरियफ स्पोर्ट अवार्ड, स्पोर्ट वुमेन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंच ओपन की बात करें दोस्तों तो जो 2021 का फ्रेंच ओपन वुमेन्स का जो जीता है वो जीते हैं हाल ही में बारबोफा करेजिस्कोवा जीते हैं। ये चेज गणराज से संबंधित हैं। और जो पुरुष एकल का खिताब जीता है फ्रेंच में वो जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। विंबलडन ओपन तो अभी हुआ ही नहीं, यूएफए ओपन भी नहीं हुआ अभी। तो ये था ग्रैंड स्लैम के बारे में। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन, तो देख सकते हैं दोस्तों हम कितना डीपली जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के पुराने घोड़े के नाम से विख्यात किस राजनीतिज्ञ का निधन हो गया है, तो आर.एल. भाटिया का निधन हो गया है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के पुराने घोड़े के नाम से भी जाना जाता था। ये बिहार और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं। अगला जो बात करें यहाँ पास है एम.एफ. नरसिम्हन, तो इन्हें भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था गणित का जो होता है 1975 में, तो इनका भी निधन हो गया है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, 1 सेकेंड गाइस। गला सूख जाता है, लंबी क्लास होती है। तो अगला जो है 21 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, वो है 2021 में पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्बिया। रग्बी विश्व कप न्यूजीलैंड करेगा, तो सर्बिया इसकी मेजबानी करेगा। और वुमेन जो वर्ल्ड कप है वो करेगा कौन सा, अंडर 17 का फीफा का, वो भारत करेगा। सर्बिया इसका करेगा पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप की 2021 में। सर्बिया की राजधानी देखें तो बेलग्रेड है और यहाँ क्या चलती है, दिनार चलती है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22वां जो है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2021 में भारत का निर्यात बढ़कर के कितने बिलियन डॉलर हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30.63 बिलियन डॉलर हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अनुसार ये मिनिस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास है, जो राज्यसभा है महाराष्ट्र में। अगला जो बात करें दोस्तों भारत का व्यापार जो घाटा होता है, व्यापार घाटा हुआ 6.56 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर। अगला जो बात करें व्यापार घाटा होता क्या है, व्यापार घाटा क्या होता है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। ये क्या होता है दोस्तों, मान लो ये मेरा देश है इंडिया है और ये है यूएफए। अब क्या हुआ कि इंडिया से हमने यूएफए क्या भेजा, मान लो 10 लाख का पेन भेज दिया, 10 लाख का पेन कहाँ भेजा, यूएफए में भेजा। और अमेरिका से हम क्या ले रहे हैं, 50 लाख की कॉपी आयात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया दोस्तों, जो देश आयात की तुलना में, मतलब क्या हुआ, जो देश निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा करे, मतलब निर्यात कितना कर रहा है इंडिया 10 लाख का, लेकिन आयात क्या कर रहा है, उससे भी ज़्यादा कर रहा है, 50 लाख का कर रहा है यूएफए से। तो जो देश निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा करता है उसको ही क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा व ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और ठीक एक होता है व्यापार जो होता है ट्रेड सरप्लस, मतलब व्यापार अधिशेष।
अब व्यापार अधिफेफ, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या होता है दोस्तों ट्रेड डेफिसिट? मान लो ये इंडिया है और ये यूएफए है। अब क्या हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को यूएफए को 50 लाख का कॉपी भेज रहे हैं। अब यूएफए हमको 10 लाख का पेन भेज रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया ज़्यादा क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, और आयात क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या कहलाता है, जब हम आयात की मतलब कि निर्यात, आयात की तुलना में आयात कितना कर रहे हैं, 10 लाख, निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा करते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, व्यापार अधिशेष बोलते हैं दोस्तों। तो होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है ट्रेड डेफिसिट और क्या होता है ट्रेड सरप्लस। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, वो है हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर फीचर लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर क्या है दोस्तों, मान लो आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो वो क्या करेगा, आई चूज माई नंबर फीचर लॉन्च किया है। तो इसके तहत आप अपने मनपसंद का अकाउंट नंबर चुन सकते हैं। यही फीचर लॉन्च किया है जन स्माइल फाइनेंस बैंक ने। इसकी स्थापना क्या कब की गई थी, 2006 में। इसके पहले ये कंपनी था। अगला जो बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। अजय कांडवाल जो हैं इसके चेयरमैन हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बैंक है ऑप्शन पे, तो ऑप्शन वाले बैंक भी देख लेते हैं। चलो, तो पहला जो है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक की दोस्तों बात करें तो एक बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बॉम्बे स्टार्टिंग से जाएं, और एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, और एक था बैंक ऑफ मद्रासा। इन तीनों बैंक को मिलाकर के दोस्तों 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1921 में। फिर क्या किया गया, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में, और इसका नाम क्या रख दिया गया, एफबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके रख दिया गया। अगला जो बात करें एफबीआई बैंक की, तो इसका हिस्ट्री तो बता ही दिया मैंने। इसकी स्थापना 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है, दिनेश कुमार खारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो है एचडीएफसी बैंक, बैंक, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो बात करें कि इसके जो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अतनु चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष हैं, और इसके जो सीईओ वो है फफीधर जगदीशन। इसका जो टैगलाइन है दोस्तों वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी, और जो 2020 का था सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड वो एचडीएफसी बैंक को ही दिया गया था, यूरो मनी पुरस्कार। अगला जो है बैंक वो है आईसीआईसीआई बैंक। इंडस्ट्रियल फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो हो जाता है फुल फॉर्म हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर जो है इसका बड़ोदरा गुजरात में, लेकिन इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी। इसके जो चेयरमैन है इनका कार्यकाल ही आरबीआई के द्वारा बढ़ाया गया है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके जो सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी हैं दोस्तों, और इसकी जो स्थापना 1994 में ही की गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, और इसका जो टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। तो ये था आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बैंक थे, और जिसके बारे में हमने स्टैटिक फैक्ट जान लिया है। अगला जो क्वेश्चन है 24वें नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या है दोस्तों, अमृत वाहिनी ऐप। इसके तहत कोई भी मरीज यदि ज़्यादा सीरियस है और उसको बेड नहीं मिल रहा है, जैसे हॉस्पिटल में जाएगा, बेड बुकिंग करेगा, काफ़ी ढूंढेगा, लेकिन इसके तहत मरीज क्या होगा, घर बैठे ऑनलाइन बेड बुक कर सकता है हॉस्पिटल में। ये अच्छी फैसिलिटी है जो कि झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसी के तहत एक चैट बॉक्स भी लॉन्च किया गया है, पोर्टल, जिसमें कोविड-19 से संबंधित जानकारियों को उजागर किया गया है। झारखंड के द्वारा अब ये लॉन्च किया गया है। तो झारखंड के बारे में देखें दोस्तों, तो झारखंड के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, JMM, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं स्थित है, बेतला नेशनल पार्क जो है यहीं स्थित है। तो ये था झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं दोस्तों अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस। पहले जो बने थे कुछ दिनों के लिए वो एलॉन मस्क थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने बिटकॉइंस पर निवेश कर दिया और जिससे इनकी धनराशि काफ़ी कम हो गई। और दूसरे नंबर पे जो है बर्नार्ड अर्नल्ड हैं, तीसरे नंबर पे है एलॉन मस्क। तो ब्लूमबर्ग जो बिलियनर्स इंडेक्स है उसमें फर्स्ट पे है जेफ बेजोस, मैं थोड़ी स्पेस कर लेता हूँ। जेफ बेजोस फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पे है बर्नार्ड अर्नल्ड, थर्ड नंबर पर है एलॉन मस्क। और हमारे भारत में जो है एशिया के पहले जो है सबसे अमीर व्यक्ति वो है मुकेश अंबानी। और भारत में पहले फर्स्ट नंबर पे हैं, विश्व में जो इनकी रैंक है 13 नंबर पर है। और एशिया के जो दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो अडानी बन गए हैं, और विश्व के 14वें मतलब कि 14th नंबर के जो है अमीर व्यक्ति बन गए हैं अडानी। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के शिक्षा और वित्त पोषण के लिए सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है उन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए, वित्त पोषण के लिए यह महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगला जो बात करेंगे कि इसमें क्या किया जाएगा, पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला जो बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यहाँ का जो विधानसभा सीटें हैं वो 90 हैं। अगला जो बात करें छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। यहाँ की जो गवर्नर है दोस्तों वो अनसुईया उइके हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ की जो राजधानी है वो रायपुर है, इसे अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में ही है दोस्तों एक चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये इरावती नदी पर है। अगला जो बात करें कि यही है छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है छत्तीसगढ़ में, और खंगेर घाटी नेशनल पार्क। अगला जो बात करें एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला जो बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। यहाँ का जो फेमस नृत्य है वो पांडवानी है और जिसकी फेमस गायिका थी तीजन बाई थी और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, हाल ही में 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताफी यांगझोम अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे चोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और संस्कृत में इसे देवगिरी कहा जाता है। अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो 29 मई 1953 को चढ़ाई की थी एडमंड हिलरी।
दो व्यक्तियों द्वारा, एडमंड हिलरी और एक थे तेनजिंग शेरपा, भारतीय थे और ये न्यूजीलैंड के थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इन्हीं की याद में 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी बनाया जाता है। अगला जो बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जो थी वो थी जुको तबई। जुको तबई जापान से बिलोंग करती हैं। अगला जो बात करें भारत की, तो भारत की बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। अगला जो बात करें, एक थी संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी संतोष यादव 1992-93 में। अगला जो बात करें कि अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम अपंग भारतीय महिला हैं। अगला जो बात करें मालवात पूर्णा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम भारतीय महिला, 13 साल 11 माह की उम्र में इन्होंने चढ़ाई की थी। अगला जो बात करें प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम सबसे उम्रदराज महिला हैं। और अगला जो बात करें वो हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट ऑफ पॉइंट पे कि झांग होंग एशिया की प्रथम दृष्टिहीन पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगला जो बात करें, ये चीन से बिलोंग करते हैं और 21 साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी थी। 46 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की और एशिया की प्रथम दृष्टिहीन पर्वतारोही बन गई हैं। अगला जो बात करें दोस्तों कि विश्व की प्रथम पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी दृष्टिहीन होते हुए भी, तो वो थे बेहन मेहर, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो ये ताफी यांगझोम जो कि 2021 की पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक बन गया है। अगला जो बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक इंडिया के मैप में यहाँ पास लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में गोवा होता है, इसके साउथ में होता है केरला और इसके वेस्ट जो ईस्ट में होता है वो होता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और इधर होता है अरब सागर वेस्ट में। अगला जो बात करें, तेलंगाना के जो सीएम है वो BF येदियुरप्पा हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बजू भाई बाला हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। इसे क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं और इसे अंतरिक्ष शहर भी बोलते हैं क्योंकि इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी यही हेडक्वार्टर है। अगला जो बात करें दोस्तों कर्नाटक के बारे में ही, तो यहाँ एक फेमस नृत्य होता है जिसका नाम है यक्षगान। और अगला जो बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जोग वो है 253 मीटर ऊंचा और ये फारावती नदी पर है, यही कर्नाटक में स्थित है। अगला जो बात करें कर्नाटक में ही है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, आम्फी बानरपुर और एक है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। अगला जो बात करें कर्नाटक की करंट फैक्ट्स के बारे में, तो हुबली यहाँ का एक रेलवे स्टेशन है जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है 1505 मीटर का। और कर्नाटक में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा और कर्नाटक का जो 32वां जिला अपना बनाया गया है वो बनाया गया है विजयनगर को बनाया है। कर्नाटक में ही है बेकल महापाफाड़ स्थल जिसको यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है मई में ही। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर का, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड प्रथम राज्य है। अगला जो बात करें झारखंड के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो है द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन JMM पार्टी से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगला जो बात करें झारखंड की जो राजधानी है दोस्तों वो रांची है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो जमशेदपुर है जहाँ जुबली पार्क भी है। अगला जो बात करें कि झारखंड के बारे में, तो यही बेतला नेशनल पार्क है
बेतला नेशनल पार्क, और यही है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला जो बात करें कि राजमहल की पहाड़ियाँ जिन्हें छोटा नागपुर पठार की रानी के नाम से भी जाना जाता है, यहीं स्थित है। और टाइगोर हिल्स यहीं स्थित है। नेतरहाट भी यहीं स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारत की अस्थायी सूची में, या इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को की संभावित लिस्ट में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 स्थलों को शामिल किया गया है। अब वो स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है मराठा फैन वास्तुकला, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और एक है बेकल महापाफाड़ स्थल, ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। और एक है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया। और एक है बेड़ाघाट दोस्तों, बेड़ाघाट में ही स्थित है एक लेमटा घाट, जहां पे डायनासोर के कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, और इसे यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया मई 2021 में। और अगला जो है 5th नंबर का, वो है कांचीपुरम का मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांचीपुरम का मंदिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी शामिल किया गया यूनेस्को की संभावित लिस्ट में। और एक है लास्ट नंबर का 6th नंबर का, गंगा घाट, जो कि वाराणसी में है, इसको भी शामिल किया गया। अगला जो बात करें दोस्तों यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो है ऑद्रे अजूले। और यूनेस्को में सबसे ज़्यादा जो फाइटें हैं वो है चीन और इटली की। और जो लास्ट टाइम हमारे भारत का शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह राजस्थान की कैपिटल भी है। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फिमोर्गी लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईरान ने लॉन्च किया है। अगला जो बात करें दोस्तों ईरान के बारे में, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ रियाल चलती है। फिमोर्गी की बात करें दोस्तों तो इसकी जो कुल लागत आई है 175 करोड़ आई है, और ये ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बन गया है। ये मौसम संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया गया है। और अब मई के कुछ जो इंपॉर्टेंट डे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 मई को बनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला जो बात करें 2 मई को बनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। और 2 मई को ही बनाया जाता है विश्व खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और 4 मई के हुई बनाया गया, हालांकि मई के प्रथम मंगलवार को बनाया जाता है, जो कि 4 मई को पड़ा विश्व अस्थमा दिवस। अगला जो बात करें दोस्तों 5 मई को बनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और 7 मई को बनाया गया है विश्व एथलीट दिवस। और अगला जो बात करें 8 मई को मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 डे बनाए जाते हैं जो कि दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक जो है 8 मई को बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 8 मई को ही बनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। और इस साल 8 मई को ही बनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला जो बात करें दोस्तों 11 मई को, तो 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को बनाया जाता है दोस्तों विश्व नर्स दिवस। अगला जो बात करें 15 मई को बनाया जाता है विश्व
परिवार दिवस। अगला जो बात करें दोस्तों 16 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई को ही बनाया जाता है विश्व कृषि पर्यटन दिवस। अगला जो बात करें दोस्तों 17 मई को, तो 17 मई को बनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। दूरसंचार दिवस 17 मई को ही बनाया जाता है विश्व समाज दिवस। 17 मई को ही बनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई की बात करें दोस्तों तो 18 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को ही बनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। अगला जो बात करें 20 मई को, तो 20 मई को बनाया जाता है दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस, या इसको इकाई मापन भी दिवस कहते हैं। और 21 मई को बनाया जाता है दोस्तों, 21 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला जो बात करें 21 मई को ही बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो आतंकवाद विरोधी दिवस भी बनाया जाता है। 22 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, 22 मई को बनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस, इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगला जो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 23 मई को बनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस बनाया जाता है। और 25 मई को बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस। और अगला जो बात करें 28 मई को, तो 28 मई को बनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 29 मई को बनाया जाता है दोस्तों विश्व व अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। अगला जो बात करें 29 मई को ही बनाया जाता है मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस। और 31 मई को बनाया जाता है दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस। तो ये था दोस्तों मई के पूरे इंपॉर्टेंट डेज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया गया है, तो हमने पढ़ लिया है 20 मई को मनाया गया है। इसकी थीम थी मेजर फॉर हेल्थ। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर का, हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं दोस्तों। अगला जो बात करें केरल के, तो केरल इंडिया की मैप पे देखें तो यहाँ पास स्थित होता है केरल, ठीक। यहाँ पास इसके पूर्व में जो सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ, दक्षिण में भी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है, उत्तर में जो सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है, और जो पश्चिम में सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों केरल के जो सीएम बने हैं वो बने हैं पिनरई विजयन। और ये किस पार्टी से हैं, सीपीएम पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी से हैं। अगला जो बात करें गवर्नर जो है यहाँ आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के गवर्नर। अगला जो बात करें दोस्तों, हालांकि यहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो इसका जो DLR नंबर रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14-20-09, मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट 14 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं और राज्यसभा सीटें 09 हैं। और यहाँ की जो विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल वो एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 140 है, विधान परिषद नहीं है। अगला जो बात करें दोस्तों कर्नाटक, वो केरल जो है वो भारत सरकार द्वारा 2016 में भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित भी कर दिया जा चुका है। भारत का जो सबसे साक्षरता वाला राज्य है वो केरल ही है, 96.2% के लगभग। अगला जो बात करें भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल ही है दोस्तों। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। अगला जो बात करें दोस्तों FDG इंडेक्स में प्राप्त करने वाला जो भारत का सबसे अग्रणी राज्य रहता है वो केरल ही रहता है। इस साल भी केरल ने टॉप किया है नीति आयोग द्वारा जारी FDG इंडेक्स में। अगला जो बात करें दोस्तों केरल के ही बारे में, तो केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है दोस्तों। इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार भी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया जा चुका है। अगला जो बात करें दोस्तों केरल में ही है अनाई मुदी
पर्वत जो है इसकी जो टोटल ऊंचाई है 2695 मीटर है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। और अगर जो बात करें कि इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी इसे कहा जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, केरल का जो सबसे बड़ा उत्सव बनाया जाता है वो ओणम त्योहार बनाया जाता है। ओणम एक फसल त्योहार होता है और यहाँ दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 हैं। पहला जो होता है वो होता है कथकली, एक होता है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, और एक होता है भारतनाट्यम, और एक जो होता है वो होता है सत्रिया, और एक जो होता है वो होता है कुचिपुड़ी, और एक जो होता है वो होता है उड़ीसी, और एक जो होता है वो होता है मणिपुरी। तो कितने हो गए? और एक होता है कथक। तो कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 8। और हालांकि यक्षगान जो कर्नाटक का नृत्य है, छऊ है, इनको भी शास्त्रीय नृत्य बनाए जाने के लिए कहा गया है। तो अभी फिलहाल तो 8 ही हैं। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल में होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शास्त्रीय नृत्य। और मोहिनी अट्टम भी केरल में होता है। भारतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु में होता है। सत्रिया जो होता है वो असम में होता है। असम का एक नृत्य बिहू नृत्य भी है, इसको याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। उड़ीसा से नाम से ही लग रहा है, उड़ीसा में होता है। मणिपुर में होता है। और कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। अगला जो बात करें दोस्तों, केरल में ही है एक पेरियार नदी, और पेरियार रिवर को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो केरल की सबसे लंबी नदी जो है पेरियार नदी ही है। और अगर अगला जो बात करें कि केरल में ही इसी नदी में ही है एक मुल्ला पेरियार बांध, और एक है इडुक्की बांध जो है कि इसी नदी पर है केरल के। अगला जो बात करें दोस्तों, पंबा नदी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी नदी के किनारे एक सबरीमाला टेम्पल स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों, केरल में ही है एक अनाईमुदी नेशनल पार्क, अनाईमुदीफोला नेशनल पार्क, और एक है एराविकुलम नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक है पंपादम फोला नेशनल पार्क, और एक है मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, और एक जो है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। एक मिनट दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है 35 नंबर का। वह हाल ही में सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पदार्थों को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स को बैन किया। अब ये क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ड्रग्स मानव के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार ये भी सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स है जो कि लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से मानव निर्मित एक जहरीला विषैला पदार्थ है जो कि मानव इसके द्वारा यूज किया जाता है जो मानव को, तो मानव के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगला जो बात करें इसी प्रकार के सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो चीन बन गया। अगला जो बात करें दोस्तों चीन के बारे में, तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो जी जिनपिंग है। अगला जो बात करें चीन के बारे में, तो चीन की करेंसी जो चलती है वो रेन मिनबी चलती है, युआन भी हालांकि यहाँ करेंसी चलती है, लेकिन ऑफिशियल जो मान्यता दे दी गई है वो रेन मिनबी को दी गई है। अगला जो बात करें दोस्तों, चीन और भारत के बीच में एक रेखा है जिसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ को जाना जाता है, और डूरंड जो रेखा जाना जाता है भारत और हालांकि बांग्लादेश के बीच में है, अभी अफगानिस्तान के बीच में जाना जाता था। अगला जो बात करें दोस्तों चीन के बारे में ही, तो चीन और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, वो होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में एक करंट अफेयर्स है कि हमने इजराइल ड्रोन एक लिया है,
हेरान ड्रोन जो कि एक इजरायली ड्रोन है और इसको लिया है चीन से जो फटी हुई सीमा है भारत की वहाँ निगरानी करने के लिए हमने यह ड्रोन लगा दिया है जो कि देख रेख करता है, सीमा का निरीक्षण करता है और यह 30,000 फुट तक ऊंचाई तक वो उड़ान भर सकता है। और अगला जो बात करें ये हमने इसके लिए 500 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी इजराइल को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर का, वो है हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कोविड-19 मरीजों के सहायता के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब ये मिशन हौसला क्या है दोस्तों? मिशन हौसला है, इसमें मरीज जो है कोविड-19 के पेशेंट है उनको O2 की सप्लाई करना पुलिस द्वारा, और उनको बेड उपलब्ध नहीं है तो बेडों की उपलब्ध कराने में सहायता करना, ठीक इसी प्रकार से। और इसको मिशन हौसला नाम दिया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अगला जो बात करें उत्तराखंड के बारे में तो यहाँ के जो सीएम है वो है तीरथ सिंह रावत। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब जो वर्तमान में है वो तीरथ सिंह रावत है। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो है बेबी रानी मौर्य। अगला जो बात करें उत्तराखंड की जो राजधानी है तो ग्रीष्मकालीन यहाँ की जो राजधानी है वो है हाल ही में बनाई गई थी गैरफैन, और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून। अगला जो बात करें यहाँ की जो न्यायिक राजधानी है दोस्तों वो है कौन सा है? नैनीताल। चूंकि यही नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर है। यहाँ के जो चीफ हैं राघवेंद्र सिंह चौहान है मुख्य न्यायाधीश। अगला जो बात करें उत्तराखंड के बारे में तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं स्थित है। भारत में पहली बार इसी नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1936 में। पहले इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। अगला जो बात करें एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही 1988 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। और एक है राजाजी नेशनल पार्क, और एक है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और एक है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, और एक है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अगला जो बात करें यहीं एक झील है भीमताल झील, फतताल झील, जिसमें ताल लगे, वो झील कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में EY अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3rd नंबर है भारत की रैंक। अब ये क्या होता है दोस्तों? अक्षय ऊर्जा एक ऐसा सूचकांक होता है कि कौन सा देश, इसकी एक रैंकिंग निकाली जाती है कि कौन सा देश जो है हानिकारक प्रदूषण न फैलाने वाले, मतलब कि प्रदूषण न फैलाने वाले उत्पादों का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि एक जैव ईंधन और सोलर पैनल का और पवन ऊर्जा जैसे प्राकृतिक चीज़ों का ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहा है। कौन सा देश इसमें अग्रणी है? तो अग्रणी जो फर्स्ट नंबर पर है वो USA है, और चाइना जो है सेकंड नंबर पर, और 3rd नंबर पर जो है अपना देश भारत है। तो ये है दोस्तों अक्षय ऊर्जा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर का वो है हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया जी का कोविड-19 से निधन हो गया है, वह किस राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो CM है वो है अशोक गहलोत, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी से। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों ये वो हैं कौन? कलराज मिश्र। यहाँ की जो राजधानी है वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। 2019 की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। अगला जो बात करें दोस्तों राजस्थान के बारे में ही तो राजस्थान में ये है डेजर्ट नेशनल पार्क, एक केवला देव घाना नेशनल पार्क, मरुभूमि नेशनल पार्क, और माउंट आबू नेशनल पार्क जो है वो
कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान में ही दोस्तों स्थित है आरावली पर्वत श्रृंखला, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो राजस्थान में ही है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला जो बात करें दोस्तों कि इसके नीचे जो आरावली पर्वत श्रृंखला है गुरु शिखर, इसके नीचे ही माउंट आबू है, और यहाँ ही भील जनजाति क्या करती है, रहती है। और अगला जो बात करें कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, और यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, राजस्थान में ही होता है। एक होता है गणगौर नृत्य, ये भी राजस्थान में होता है, और एक होता है घूमर नृत्य, ये भी राजस्थान में होता है। अगला जो बात करें भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात मारुस्थल है थार मारुस्थल, ये भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों, यहीं स्थित है सांबर झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। सांबर झील, पिछौला झील, और एक जो है निक्की झील भी यहीं स्थित है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा और सिविल परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए और राजस्थान राज्य सरकार ने ही किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू किया है। और अगला जो बात करें, राजस्थान राज्य ही पहला भारत का वह राज्य था जिसने कोविड-19 के कारण अपना पूरा लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य था राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 39 नंबर का। हाल ही में चर्चित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये करेगा अपना देश भारत। रग्बी विश्व कप जो खेला जाएगा वो न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, और रूस में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और अगला जो बात करें 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा, और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कनाडा, 3 देशों में उत्तरी अमेरिका के, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन गुडाल को 2021 में टेम्पल्टन पुरस्कार के लिए ऐसे सम्मानित किया गया है। बात करें 2020 का जो दिया गया था वो फ्रांसिस कोलिन को दिया गया था। अगला जो बात करें भारत की तरफ से टेम्पल्टन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो थे वो थे मदर टेरेसा 1973 में दिया गया था, और 1975 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यह पुरस्कार दिया गया था। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी डे, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस हुआ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, और 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 42वें नंबर का, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के दौरान निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है, और ये चिपको आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अगला जो है 43 नंबर का, हाल ही में वैध आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें एक आयुष क्योर नामक का एक ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यदि आप बीमार पड़ते हैं तो ऑनलाइन डॉक्टरों से सलाह कर सकते हैं। ये है वैध आपके द्वार योजना जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में हमने पहले से ही पढ़ चुका है। अगला जो बात करें 44 नंबर का, हाल ही में किस राज्य की राज्य सरकार ने विधान परिषद की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल ने मंजूरी दी है। तो हालांकि इसको सबसे पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कराना होगा, तभी ये विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। अगला जो बात करें दोस्तों भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो मात्र भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। हालांकि असम और उड़ीसा और राजस्थान को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया। बात करें कौन से 6 राज्य हैं जहां जहां विधान परिषद है, तो एक है उत्तर प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक, एक है तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश, और जो लास्ट है वो है बिहार में है। अगला जो बात करें सबसे ज़्यादा विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 हैं उत्तर प्रदेश में। अगला जो बात करें दोस्तों विधान परिषद गठन कैसे होता है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, विधानसभा में उपस्थित सदस्यों
विधानसभा में उपस्थित सदस्य के 2/3 मत से क्या होना चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। फिर ये अनुच्छेद 171(2) के तहत यह प्रस्ताव जो जाता है संघीय संसद में जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा यह प्रस्ताव। फिर लोकसभा और राज्यसभा में जो विधानसभा से प्रस्ताव जाएगा विधान परिषद के गठन के लिए, तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। देन यह पास करने के बाद यह प्रस्ताव चला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसकी जांच करेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति यदि इस प्रस्ताव में सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो राज्य को विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है राज्य में। तो ये होता है प्रोसेस दोस्तों। अगला जो बात करें कि किसी भी राज्य में 40 से कम और 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। बात करें जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 294 है, तो इसका जो 1/3 होगा वो होगा 3 9 जा 27 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा कितना 98 हो जाएगा। तो 98 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस राज्य में जो विधान परिषद का गठन करेगा, मतलब पश्चिम बंगाल यदि विधान परिषद का गठन करता है तो वहां तो 98 से विधान परिषद में सदस्यों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे विधान परिषद को गठन किया जाएगा। अगला जो बात करें दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। और ये योग्यता क्या होनी चाहिए, वो दिवालिया ना हो और जहाँ पे चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उसका। अगला जो बात करें 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। तो ये है दोस्तों विधान परिषद के गठन के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल ने मंजूरी हालांकि दी है, अभी इसको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अगला जो बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो यहाँ के जो सीएम है वो है कौन, ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़। अगला जो बात करें 45 नंबर का है क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माई लैब डिस्कवरी पुणे द्वारा स्थित कोविशील्ड को मंजूरी दी है। इसकी सहायता से आप अपना कोविड चेक घर बैठे कर सकते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगला जो बात करें इसी को होम टेस्टिंग किट को ICMR ने मंजूरी दे दी है। तो ICMR की जो स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहा है 1911 में, और तब इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका पुराना नाम था, लेकिन 1949 में इसका नाम बदल करके ICMR कर दिया गया और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। इसके जो अध्यक्ष है, चेयरमैन, वो है बलराम भार्गव, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला जो है 46 नंबर का, हाल ही में जैव विविधता दिवस कब बनाया गया है, तो ये 22 मई को बनाया गया है, और इसका जो थीम था वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन थीम थी। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2018 में हुए सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों के समझौते का नवीनीकरण किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ओमान के साथ सैन्य समझौते और 2018 में हुए नवीनीकरण किया है। ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है, और यहाँ जो चलती है ओमानी रियाल चलती है। तारिक बिन सईद यहाँ के जो है सुल्तान हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, इंडिया और ओमान के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? पहला जो होता है अल नागा एक्सरसाइज, जो कि भारतीय सेना और ओमान की थल सेना के बीच में की जाती है। अगला जो बात करें नफीम अल बहर एक्सरसाइज, जो कि भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ओमान के बीच में की जाती है। और एक होता है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, जो कि भारतीय एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के साथ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर का दोस्तों, वो है हाल ही में बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनीता द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें प्राचीन बुद्ध फैरों की कहानी दर्शाई गई है। अगला जो बात करें
49 नंबर का वो है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी कोविड 19 2DG का पहला बैच, ये बैच है दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा जारी किया गया है। अगला जो बात करें, यह एक ऐसी दवा है जो कि कोविड 19 मरीजों की 40% ऑक्सीजन की निर्भरता कम करता है और जल्दी से जल्दी ठीक होने में सहायता करता है। अच्छा, अगला जो बात करें दोस्तों राजनाथ सिंह के बारे में, तो ये सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अगला जो बात करें इनका जो ये लोकसभा सदस्य हैं, कहाँ पे, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अगला जो बात करें इनका संवैधानिक क्षेत्र लखनऊ है। डीआरडीओ की बात करें दोस्तों, तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसके जो चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी हैं, जिन्हें 2019 में मिसाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, हाल ही में आरबीआई ने प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है, तो 1 लाख का जुर्माना लगाया है दोस्तों। अगला जो बात करें ये महाराष्ट्र में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था दोस्तों, कोलकाता में। और 1935 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके मुंबई महाराष्ट्र में कर दिया गया। अगला जो बात करें दोस्तों कि इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे फर ओफवार्न स्मिथ और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। अगला जो बात करें इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं। और अगला जो बात करें दोस्तों, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन से हैं वर्तमान में? माइकल देव पत्रा हैं, माइकल देव पत्रा। और अगला जो हैं वो हैं महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन। और अगले जो हैं वो हैं टीबी रविशंकर। और अगले जो हैं चौथे नंबर के वो हैं एम राजेश्वर राव। और माइकल जो एम के जैन है, महेश कुमार जैन, इनका हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर का, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह नासा के द्वारा। नासा के बारे में हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। संस्थापक जो थे ड्वाइट डेविड आइजनहवर। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है वो बिल नेल्सन है, बिल नेल्सन है। अगला जो बात करें इसरो के बारे में देख लेते हैं, तो वो ये है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो संस्थापक थे विक्रम अम्बलार साराभाई थे। इसके जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है दोस्तों। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला जो इसका उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 में आर्यभट्ट, जिसको यूएसएसआर रूस सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। कुछ दिनों बाद ये कार्य करना बंद कर दिया गया था। भारत द्वारा फतेह भेजा गया FLB 3 के द्वारा 1980 में रोहिणी उपग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में करीम अब्दुल जाबर सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है, तो ये की गई NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर USA में स्थित है दोस्तों। और जो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे करीम अब्दुल जाबर सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार, और इन्हीं के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पहले इसका नाम था NAA नेशनल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसका नाम था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, USA में स्थित है। तो ये था दोस्तों 1 मई से 31 मई तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स टॉप लेवल के। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।